Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 6 of MTH 501 Linear Algebra. आज हम देखते हैं मैट्रिक्स इक्वेशंस। लास्ट चैप्टर में हमने वेक्टर इक्वेशंस देखी थी जिनको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो उन्हीं को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में। तो अ फंडामेंटल आइडिया इन लीनियर अलजेब्रा इज टू व्यू अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड द वेक्टर। एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर का प्रोडक्ट वो बना देंगे। तो अब ये डेफिनेशन है जो हमें एक कॉन्सेप्ट को रिफ्रेज करने में हेल्प करती है। क्या डेफिनेशन है? इफ़ ए इज़ एम मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स विद कॉलम्स ए वन ए टू ए एन, ये डिफरेंट वेक्टर्स हैं जो कि उस मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं। एंड इफ़ एक्स इज़ इन आर एन, और एक्स कोफिशेंट्स हैं जो कि एक एन प्लेन के अंदर है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स डिनोटेड बाई ए एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन एक्स एज वेट्स। तो इनका जो प्रोडक्ट अगर हम लिखेंगे तो वो वही लीनियर कम्बिनेशन बनेगा जो हमने पहले बनाया था। जैसे हमारा जो लीनियर कम्बिनेशन था वो था x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 अप टू सो ऑन xn an। तो यही जो हमारा ax है इसके अंदर हम सारे वेक्टर्स लिख देंगे। ये हमारे वेक्टर्स थे a1 a2 an, ये सारे वेक्टर्स हम इसकी कॉलम्स में लिख देंगे, ए मैट्रिक्स के कॉलम्स में। और जो हमारे वेट्स थे, जो हमारे जो उस टाइम कांस्टेंट्स थे, उनको हम एक कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये इस लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ए एक्स जो है वो तभी डिफाइन होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल हों नंबर ऑफ द एंट्रीज इन एक्स। यानी अगर ये हमारे पास 10 वेक्टर हैं तो ये कोफिशिएंट भी 10 होने चाहिए। हमने देखा था ना कि हर किसी के साथ हमने C1 C2 लगाया था, हर किसी के साथ हमने वो लगाया था, तो तभी हम ये फॉर्म लिख सकते हैं। अगर वेक्टर ज़्यादा हैं, कोफिशिएंट्स कम हैं, फिर हम नहीं लिख सकते। ओके, अब हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल वन में हमारे पास ये ए की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है। तो अब आप देखें कि ये किस तरह है। बेसिकली ये वाला जो हमारे पास वेक्टर है ये इस वेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ये वाला जो वेक्टर है ये इस वेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और ये वाला जो वेक्टर है A3, ये x3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये लीनियर कम्बिनेशन आ जाता है और एंड पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है। ये वैल्यू है a की, ये वैल्यू है x की। तो बेसिकली जो 4 है वो इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो 7 है x2, ये a2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम आपस में रिलेशन बनाते हैं वेक्टर इक्वेशंस और मैट्रिक्स इक्वेशंस का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 इन आर एम प्लेन के अंदर। राइट द लीनियर कम्बिनेशन 3v1 माइनस 5v2 प्लस 7v3 एज अ मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये वेक्टर्स हैं v1 v2 v3, और जो कांस्टेंट्स हैं, जो हमारे पास वेट्स हैं, वो ये हैं 3 माइनस 5 और 7। तो जो वेक्टर्स होते हैं हमारे वो ए के अंदर आ जाते हैं, तो हम ए के अंदर अपने वेक्टर्स लिख लेंगे। और एक्स के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं x1 x2 x3, जो कि हमारे पास हैं 3 माइनस 5 और 7। तो इस तरह से हमने इसको एक मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक लीनियर कम्बिनेशन को। ओके, सो अभी हमें पता है, वी नो हाउ टू राइट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज अ वेक्टर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हमें वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में तो लिखना आता है ना। अब हमने देखना है कि हम लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन होती है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये x1 की वैल्यूज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x2 की वैल्यूज़ को इस तरह लिख लेते हैं सेकंड कॉलम वेक्टर के अंदर, और x3 की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं थर्ड कॉलम वेक्टर के अंदर। इस तरह से हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। और साथ में एक x का मैट्रिक्स होता है जो इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और ये हमारे पास b की वैल्यू होती है जो साथ में लाएँ तो हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब हम राइटिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑन लेफ्ट साइड एज अ मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। अब ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास और ये एक कॉलम वेक्टर है। यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं जो x हमारे पास वेरिएबल्स थे, और यहाँ पर हमारे पास वो वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो सारी इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स थे। और ये हमारे पास b की वैल्यूज़ हैं। अब ये जो फॉर्म बन जाती है ax इज इक्वल टू b, एंड वी शैल कॉल सच एन इक्वेशन एज मैट्रिक इक्वेशन, और इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम वेक्टर इक्वेशन से डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसी की जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि मैं x1 और साथ में इस तरह लिखता 1 0, ठीक है, प्लस x2 और साथ में नेक्स्ट कॉलम वेक्टर लिखता 2 माइनस 5, और मैं लिखता x3 और साथ में थर्ड कॉलम वेक्टर लिख देता।
तो ये जो मैंने लिखा है ये मेरे पास है वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर की फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने इन तमाम वेक्टर्स को एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ये जो इसके कोफिशिएंट्स थे इनको मैंने एक कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा बन गया मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम हमें ये कहता है कि इफ़ ए इज़ एम मल्टीप्लाई बाय एन मैट्रिक्स विद कॉलम्स दीज, जो इसके ये वेक्टर्स हैं, एंड इफ़ बी इज़ इन आर एम, बी उसके अंदर है, तो बी तभी उसके अंदर होता है जब उस स्पैन के अंदर बी का सोल्यूशन बन रहा हो। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है, ये कह रहा है द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ सेम सोल्यूशन सेट एज वेक्टर इक्वेशन। जो वेक्टर इक्वेशन से सोल्यूशन सेट बना था ना, वही मैट्रिक्स इक्वेशन से भी बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन था जिसको हमने वेक्टर इक्वेशन बोला था। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ऑगमेंटेड वेक्टर्स की फॉर्म में। ये सारे हमारे पास वेक्टर्स आ गए और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन हम कैसे चेक करेंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ अ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। अगर बी इनका लीनियर कम्बिनेशन हो तभी एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन होगा। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ये कह रहा है दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन कभी तभी होगा जब बी को हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर तीन कॉलम वेक्टर्स के ऊपर वो कंप्राइज कर रहा है और एक बी की वैल्यू है। तो अब हमारे पास इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी क्या कंसिस्टेंट है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री की कोई भी वैल्यू ले लें हम। ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। कंसिस्टेंट का मतलब यही है कि इसका सोल्यूशन आ रहा होगा, हमेशा सही सोल्यूशन आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी को एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स जो ए के थे वो यहाँ आ गए और बी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ आया। अब हमने क्या करना है, इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर लेके जाना है। तो इसके ऊपर हम रो ऑपरेशंस करेंगे। रो ऑपरेशन करते करते हमारे पास जब हम रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में जाने की कोशिश कर रहे थे तो बीच रास्ते में ही हमारे पास क्या हुआ कि आखिरी रो ज़ीरो हो गई और उसका आखिरी एलिमेंट ये बच गया। तो हमारे पास आ गया ज़ीरो इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ना डिफरेंट वैल्यूज़ लेता हूँ। कभी मैं बी वन की वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, कभी मैं बी टू की वैल्यू ले लेता हूँ, कभी मैं बी थ्री की, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेता हूँ। हर बार मेरे पास ज़ीरो आंसर आना चाहिए। अब ऐसा हो रहा है कि मेरे पास हर बार ज़ीरो आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब कि जो बी है वो इस प्लेन के अंदर लाए नहीं करता, बी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ऑरिजिन इन आर क्यूब। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ये थर्ड थ्री डायमेंशन की है। द प्लेन इज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ थ्री कॉलम्स ऑफ ए। जो थ्री के डिफरेंट कॉलम्स थे, ये थ्री कॉलम्स जो ए मैट्रिक्स के थे, ये तीन कॉलम है इसके, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है प्लेन की, तो ये प्लेन सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन, इसके तमाम लीनियर कम्बिनेशन का सेट है ना। तो बी भी उसका फिर एक लीनियर कम्बिनेशन होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि बी उसके लीनियर कम्बिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वेशन ए एक्स बी इज इक्वल टू फेल्स टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल बी, बी के लिए वो कंसिस्टेंट नहीं हो रही बिकॉज द एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए हैज़ एन रो ऑफ जीरोस, क्योंकि उसके अंदर एक रो है जिसके अंदर तमाम जीरो हैं। इफ़ हे एड अप पिवट इन ऑल थ्री रोज, पिवट अगर तीनों रो में होता है, यानी पिवट एक लीडिंग टर्म होती है नॉन जीरो टर्म, यानी तमाम रोज में से कोई एक रो के सारे एलिमेंट जीरो ना होते, वी वुड नॉट केयर अबाउट द कैलकुलेशन इन द ऑगमेंटेड कॉलम। फिर हम ऑगमेंटेड कॉलम के अंदर जो भी कैलकुलेशन चल रही होती, बी की जो भी वैल्यू होती उनके बारे में हम केयर ना करते, बिकॉज इन दिस केस एन एचेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुड नॉट हैव द रो सच एज दिस। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि एचेलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके पास ये रो नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की रो आ रही है हमारे पास, तो फिर हम अगर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो ज़ीरो इज इक्वल टू वन बनेगा, जो कि सोल्यूशन नहीं बनेगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस वजह से फिर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जब हमारे पास इस तरह की सारी रोज आ रही हैं तो ये फेल हो जाता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता। ओके, अब इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें कहती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी एंड सी। इन हमने बताना है कि ये लीनियर कम्बिनेशन है या नहीं है। तो इसमें से हम पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। ये लीनियर कम्बिनेशन इन सब का क्या होगा कि इन सब को मैं लिखूं ए प्लस बी प्लस सी, और इन सब के साथ मैं कोई एक वेट डाल दूं, x1 डाल दूं इसके साथ, x2 डाल दूं इसके साथ और x3 डाल दूं इसके साथ। तो
इस कम्बिनेशन के बाद मेरे पास ये वाला आंसर आना चाहिए जो मेरे पास ए में गया दिया हुआ है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर तो मेरे पास x1 x2 और x3 तीनों की कंसिस्टेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ ये इसका लीनियर कम्बिनेशन है, लीनियर कम्बिनेशन से ये मैट्रिक्स बन सकता है। तो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, x1 x2 x3 की जगह ए बी सी ले लिया। तो हम लेटर्स में कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया ए बी और सी और साथ में मल्टीप्लाई किया। अब मैं ए को किस तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तमाम एलिमेंट्स के साथ। बी को इसके तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सी को तमाम स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे मैट्रिक्स में करते हैं। फिर तीनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि इन रिजल्ट्स की हेल्प से मैं मेरे पास कुछ इक्वेशंस बन के आ जाएंगी। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या बनेंगी, तो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो हमारे पास था 6 -8 -1 और -8। ये हमारे पास ओरिजिनल था। तो हम इस एंट्री को इसके इक्वल कर देंगे, तभी ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी ना, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। इसको -8 के इक्वल करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको -1 के इक्वल करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको -8 के इक्वल करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल यही मैट्रिक्स था। अच्छा, अब हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपस में स्विच करके, ए को माइनस करके बी को प्लस करके, डिफरेंट जो हम एलिमिनेशन मेथड्स होते हैं वो हम करने परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -3, बी की वैल्यू आ जाती है 2 और ए की वैल्यू आ जाती है 1, इन सारे इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने के बाद। तो जब हमने देखा कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हम देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं, किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, 4a + b = 6। अब मैं ए और बी की वैल्यूज में डालूंगा तो मेरे पास क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई, ये ए की जगह 1 आ जाएगा और बी की जगह 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी 6 = 6, यस ये सेटिस्फाई करती है। और बाकी इक्वेशन में भी मैं पुट करके देख लूँगा कि ये वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ मेरे पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई, तो इट मीन्स दैट दिस इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। तो मैं अगर इनकी वैल्यूज़ एंटर भी कर दूँ ए बी सी की, तो ये ओरिजिनल वैल्यूज़ में ए की जो सी की वैल्यू थी -3 आई थी, ए की वैल्यू 1 आई थी, बी की वैल्यू 2 आई थी। तो मेरे पास ये लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। इस तरह से मैं बाकी क्वेश्चन के पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकता हूँ। लेटर्स को वहाँ पर मैं कर सकता हूँ और ए बी सी कर लूँ, x1 x2 x3 कर लूँ। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में कहता है लेट ए बी एन m × n मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स है m × n ऑर्डर का। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी। लॉजिकली इक्विवेलेंट से मुराद ये कि अगर इनमें से एक ट्रू होती है तो बाकी सारी चीज़ें भी ट्रू होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि मैं एशिया में रहता हूँ, और फिर मैं एक बात करता हूँ कि मैं प्लेनेट वर्ल्ड पे रहता हूँ, ठीक है, अर्थ पे रहता हूँ सॉरी। तो अब मैं अगर मैं ये बात कर दूं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मेरी बाकी दोनों बातें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी कि मैं हाँ एशिया वाली बात भी ठीक हो जाएगी और अर्थ पे रहता हूँ ये बात भी ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर होता है कि अगर हमारी इन तीनों में से एक भी स्टेटमेंट ठीक हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें भी ठीक होंगी। इनको कहते हैं कि लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स हैं। फॉर ईच बी इन आर एम, कोई भी हमारे पास बी जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं वो एम डायमेंशन के अंदर हैं, द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ अ सोल्यूशन। और ए एक्स इज इक्वल टू बी का कोई सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन होगा तभी बी इसके अंदर प्लेन के अंदर स्पैन के अंदर लाई कर रहा होगा। द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एम, अगर तो बी उसके अंदर लाई करता है और इसका सोल्यूशन बन जाता है तो इसका मतलब जो ए है वो स्पैन के अंदर लाई करता है। ए हैज़ अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, और ए की हर रो के अंदर पिवट पोजीशन भी होगी। अगर उसकी एक भी रो ऐसी मिल जाती है जिसके अंदर कोई पिवट पोजीशन नहीं है, सारे ज़ीरो हैं और राइट साइड पे कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके अंदर सारी रो के अंदर पिवट पोजीशन नहीं होंगी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये जीरो इज इक्वल टू कुछ चीज़ आ जाएगी जो कि ठीक साबित नहीं होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। एक भी चीज़ गलत होगी सब चीज़ें गलत हो जाएंगी, एक भी चीज़ ठीक होगी सारी चीज़ों को ठीक होना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये हमारा थ्योरम कहता है। तो इसको अगर हम समराइज़ करें अपनी ज़ुबान में तो ये थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एक बी है जो कि आर रियल नंबर एम में एग्जिस्ट करता है, एम डायमेंशनल रियल नंबर्स के अंदर, तो ए एक्स
इज इक्वल टू बी का अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बाकी दो बातें भी ज़रूरी होनी चाहिए कि उसके हर रो के अंदर पिवट होना चाहिए, और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि कॉलम ऑफ ए के जितने भी कॉलम्स हैं यानी जितने भी वो वेक्टर्स हैं वो स्पैन के अंदर लाई कर रहे होंगे। ओके, अब ये जो थ्योरम है हमारा, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थ्योरम्स। इट इज़ अबाउट अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये हमें ए जो मैट्रिक्स होता है ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसके बारे में ये थ्योरम है, ए बी के बारे में नहीं है ये ओवरऑल। ठीक है, इफ़ एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी हैज़ अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, अगर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर सारी रो के अंदर पिवट पोजीशन होंगी, देन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। फिर ये हो सकता है कंसिस्टेंट हो या हो सकता है कंसिस्टेंट ना हो। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिहाज से ये थ्योरम कभी ठीक होता है कभी नहीं होता, लेकिन कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिहाज से ये थ्योरम हमेशा ठीक होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल को कि हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर हमने बताना है ए एक्स ए एक्स करना है, ए की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब x को इंडिविजुअल तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये मैट्रिसेस आ जाएंगे, फिर इनको आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स रिटर्न हो जाएगा। तो मेरे पास बेसिकली जो दो वैल्यूज़ गिवन थी अलग अलग ए और एक्स की, उनको मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक सिंगल फॉर्म में लिख लिया, और इस ए एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आ गया है जो कि यहाँ पर गिवन है इस जगह के ऊपर। ओके, नोट हमारा क्या कह रहा है कि इन द अबव एग्जाम्पल द फर्स्ट एंट्री इन ए एक्स इज द सम ऑफ प्रोडक्ट समटाइम कॉल्स द डॉट प्रोडक्ट। जो फर्स्ट एंट्री होती है ना इसके अंदर, फर्स्ट एंट्री क्या है इसके अंदर, पहली रो 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3, इसको हम कहते हैं कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स थे ना इन सब का सम है, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यूजिंग द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड एंट्रीज इन एक्स, इसके अंदर क्या है, हम यूज़ कर रहे होते हैं ए की फर्स्ट रो को यूज़ कर रहे होते हैं और एक्स की तमाम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, x1 x2 x3 तीनों को। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो ए की पहली रो लिख ली मैंने और इसकी ये तमाम चीज़ें मैंने लिख ली, तो ये मेरे पास एक बन गया रो वेक्टर, ये बन गया कॉलम वेक्टर। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट इनका रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हमने बताना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये आर थ्री डायमेंशन के अंदर स्पैन करते हैं या नहीं करते। ये थ्री डायमेंशन के अंदर तभी स्पैन करते होंगे जबकि अंदर इनके अंदर तीनों वेट्स एग्जिस्ट करते हों, x1 भी एग्जिस्ट करता हो, x2 भी एग्जिस्ट करता हो और x3 भी एग्जिस्ट करता हो। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास वेक्टर वन है 2 2 2, वेक्टर टू है 0 0 3 और वेक्टर थ्री है 0 1 1। इसका सोल्यूशन देखते हैं कि अब हमने डिटरमिन करना है कि आर्बिट्ररी वेक्टर्स b इज इक्वल टू b1 b2 b3 इन R3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। अगर तो हमारे पास b1 b2 b3 इनके लीनियर कम्बिनेशन की तरह एक्सप्रेस हो सकते हैं तो इसका मतलब ये इस प्लेन में लाई करते हैं। तो हमारे पास b1 b2 b3 को हमने लिखा कि ये एक वेक्टर है b1 b2 b3, और इसको हमने लिखा k1 मल्टीप्लाई बाई v1, k2 मल्टीप्लाई बाई v2 और k3 मल्टीप्लाई बाई v3। अब हम b1 को इसके इक्वल करते हैं जो फर्स्ट हमारे पास आती हैं एलिमेंट्स, फिर हम b2 को इसके इक्वल करते हैं, b3 को इसके इक्वल करते हैं, तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाती हैं। अच्छा, अब हम तीनों चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, यहाँ पर हम b1 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई रिलेशन बन रहा है, और b2 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, b3 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक कर लेंगे कि इसका जो मैट्रिक्स बन रहा है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 0 0 और यहाँ से भी 2 0 1 2 0 1 और 2 3 1 2 3 1। इसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। अब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया -6, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0। तो इसका मतलब कि हमारा जो ये पॉइंट्स हैं, हमारे जो वेक्टर्स हैं, ये नॉन सिंगुलर हैं, ये सिंगुलर नहीं है। देयर फॉर दे लाइज इन दिस स्पैन, जो इनका ये स्पैन था इसके अंदर ये वेक्टर्स लाई करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर बी, जहाँ पर हमारे पास है दिस सेट एस v1 v2 v3 v4 ऑफ वेक्टर्स इन आर स्पैन्स v इज इक्वल टू r3 इफ c1 c2 v2 c3 v3 प्लस c4 v4 इज इक्वल टू d1 w1 प्लस d2 w2 प्लस d3 w3। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर सेट है
ये R3 प्लेन के अंदर तभी स्पैन करेगा अगर हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन इन तमाम वेक्टर्स का, ये जो W1 W2 W3 इन वेक्टर्स की फॉर्म में लीनियर कम्बिनेशन में आपस में रिलेट कर सकें। ठीक है, तो लीनियर कम्बिनेशन में हम W1 ले रहे हैं जहाँ पे हमारे पास x1 को हमने 1 रखा है, बाकी तब सबको 0 कर दिया। यहाँ पे x2 को 1 रखा है, बाकी सबको 0 कर दिया। यहाँ पे x3 को 1 रखा है, बाकी सबको 0 कर दिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज़ लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के इक्वल, तब हम कह सकते हैं कि ये इस प्लेन के अंदर वेक्टर्स लाई करते हैं, स्पैन करते हैं। तो हमारे वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 v4, और इक्वेशन हमारी इस तरह बन जाती है कि c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 प्लस c4 v4, और d1 w1 प्लस d2 w2 प्लस d3 w3, जो कि बेसिकली हम x y z ले रहे हैं, या x1 y x1 x2 x3 ले रहे हैं। ठीक है, अब हम इन इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 3c1 और c1 और 4c1, यहाँ से आ जाता है। इस c2 से हमारे पास आ जाता है 2c2 -3c2 एंड 5c2, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है, बेसिकली ये वेक्टर्स है ना, ये इस तरह से लिखे हुए हैं 3 1 और 4। जो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास ये एक सिस्टम आ जाएगा। तो ये सिस्टम हमारे पास रिटर्न हो जाता है। अब हम इस सिस्टम को लिख देते हैं एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास दिए गए हैं डिफरेंट कोफिशिएंट्स, वो यहाँ पर एक मैट्रिक्स के राइट साइड पे आ जाएंगे। अब हम इसको रिड्यूस एचलॉन रो एचलॉन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करेंगे, तो हमारे पास जो एचलॉन फॉर्म बनेगी बेसिकली वो बन जाएगी ये वाली। अब इससे हम इक्वेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, अब हमने इक्वेशन जनरेट किया तो हमारे पास आया c1 c2 की जगह 0 आ जाएगा, प्लस c3 प्लस c4 इज इक्वल टू 5/17। अब d1 की जगह तो 0 है, 5/17 d2 प्लस 3/17 d3। हमने रिड्यूस कर दिया बेसिकली इक्वेशन को, जैसे हम पहले करते थे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को थोड़ा छोटा सिस्टम बनाते थे। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये वैल्यूज़ आ गई, और ये वैल्यूज़ आ गई। अब क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू दिस। अब मैं d1 की डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता हूँ, d2 की ले सकता हूँ, d3 की ले सकता हूँ। तमाम वैल्यूज़ के लिए मेरे पास 0 नहीं आएगा, तो सिस्टम मेरा इनकन्सिस्टेंट हो गया, और जो सेट है वो इस स्पैन को सपोर्ट नहीं करेगा, ये इसके अंदर लाई नहीं करेगा। जो मेरा स्पेस वेक्टर ये वाला है, इसके अंदर एस स्पैन नहीं करेगा। अच्छा, ये हमारे पास वही जो 3 पॉइंट्स हैं ना, हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो लॉजिकली इक्विवेलेंट पॉइंट्स थे। एक में ये था कि हमारे पास बी उसके अंदर स्पैन तभी करेगा जब हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन आ जाए, वो हम पहले कर चुके हैं। अब हमने फिर देखा उसके बाद कि हमारे पास वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तभी अगर हमारे जो कॉलम ऑफ ए हैं वो स्पैन करें आर एम को। कॉलम ऑफ ए हमारे क्या थे, जो डिफरेंट वेक्टर्स थे v1 v2 v3, अगर ये उसको स्पैन करें तो तभी हमारी ये स्टेटमेंट सेकंड थी, और तभी बाकी दो स्टेटमेंट ट्रू होंगी। और तीसरी स्टेटमेंट जो थी हमारी, उस स्टेटमेंट के अंदर ये था कि ए हैज़ अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, यानी जितनी भी रो होंगी ए की, सब में पिवट पोजीशन होगी, तमाम ज़ीरो किसी के अंदर नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास तमाम ज़ीरो आ गए थे ए की जगह पर, इस वजह से हमारी तीसरी स्टेटमेंट फॉल्स हुई थी। जब हमारी तीसरी स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो हमारी दोनों भी फॉल्स होगी, और हमने कहा कि वो उसके अंदर स्पैन भी नहीं करता है, और वो उसका सोल्यूशन ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी दो स्टेटमेंट भी हमने ख़राब कर दी, गलत कर दी। तो सिमिलरली पार्ट सी कैन बी सॉल्व बाय द सेम वे। अच्छा, अब पार्ट सी जो था क्वेश्चन का, वो कह रहे हैं आप उसको भी सिमिलरली सेम वे में सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट सी हमारे पास क्या था, ये कि ए हैज़ अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, इसको भी वो कह रहे हैं आप सिमिलर वे में प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।